हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखिए कार्नोट इंजन का पार्ट 3 जो है सो कर रहे हैं। पार्ट 3 में भी हम लोग क्या करना है, जो छोटा मोटा क्वेश्चन बच गया था, ठीक है, जेईमेन का और नीट के क्वेश्चन बैंक का, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके कार्नोट इंजन के टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। हमने आपको कार्नोट इंजन से रिलेटेड कॉन्साइज थ्योरी है ना, और कॉन्साइज जो है सो कॉन्सेप्ट के साथ सारे न्यूमेरिकल्स को हमने आपको दिखाया, और आपने ये पाया कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है जेईमेन के और नीट के वो आपस में किस तरीके से रिपीट हुए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। इनफैक्ट जेईमेन 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने देखा कि वो सेम ईयर के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इवन एक एक दो दिन के गैप पे रिपीट कर दिया गया है, ठीक है ना। इवन हमने ये भी देखा कि एक ही सेम क्वेश्चन को मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी इस तरीके से भी हमने देखा है। अगर जिन बच्चों ने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो दो वीडियो देख लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लें, उसके बाद ये वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप उस दो वीडियो को पूरा नहीं भी देखें और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं बाबू। ये देखो पहला क्वेश्चन, ये भी आपका जो है सो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी नीट का पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जेईमेन का पूछा हुआ है, ठीक है। जेईमेन 2019 का है ये, और ये दोनों आपका नीट का पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कभी भी हमने आपको बोला है कि कभी भी कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप इस तरीके का एक डायग्राम बना लेंगे बाबू। हमने आपको पहले समझाया है कि कभी भी अगर आपको कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आता है तो फटाक से आप इस तरीके का एक डायग्राम बना लेंगे, है ना। एक रिजर्वायर जो कि सोर्स है ना, सोर्स से हीट का सप्लाई हो रहा है इंजन में, इंजन को जितना वर्क करना था किया, और बाकी की हीट को जो है बाबू रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करके कहाँ पहुँचा देगा जी, तो कहाँ पहुँचा देगा, सिंक में पहुँचा देगा। ये लोअर टेम्परेचर है और ये रिजेक्टेड हीट है। हमने पढ़ा है कि जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है बाबू 1 - T लोअर बट्टा T हायर। एक और फार्मूला होता है इफिशियंसी का 1 - रिजेक्टेड हीट अपॉन सप्लाइड हीट, है ना। यह इफिशियंसी का और भी फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, आउटपुट बाय इनपुट। डिफरेंट फॉर्म्स हमने आपको दिखाए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। ये आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल, यानी कि एक आइडियल गैस के थ्रू एक हीट इंजन को बनाया गया है, आइडियल गैस को फॉलो करेगा, और उसका जो रेंज है वो 227 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 227 हाई टेम्परेचर है ना। कभी भी कैपिटल टी लिखा होता है तो इसका मतलब केल्विन, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है बाबू। तो 227 है, तो यहाँ पर आप टी हायर जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। 227 डिग्री सेंटीग्रेड को जरा केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये 400 केल्विन है, और जो टी लोअर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़िएगा, सॉरी ये 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, सॉरी ये 500 हो जाएगा बाबू, और ये आपको 400 जो है सो हो जाएगा। 400 केल्विन लोअर हो जाएगा, हायर हो जाएगा 500 केल्विन। इट एब्जॉर्ब्स इतना कैलोरी ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर से जो इंजन है वो इतना कैलोरी हीट को ऐड मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सोर्स जो है वो इतना कैलोरी हीट को सप्लाई कर रहा है इंजन को। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये QS है, QS है ना। तो QS हमको पता चल चुका है ना, QS जो है वो हमें पता चल चुका है बाबू। कितना आया है, तो वो आ गया 6 × 10⁴ कैलोरी, 6 × 10⁴ कैलोरी। इसमें यूनिट भी आप ध्यान रखेंगे, जो 1 कैलोरी होता है ना, 1 कैलोरी बराबर होता है बाबू 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो इस कैलोरी को आप जूल में भी कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 6 × 10⁴ × 4.2 डायरेक्ट जूल लिख लेंगे। तो 6 × 24, 6 × 2 = 12, 25.2, तो ये आ जाएगा बाबू 25.2 × 10⁴ जूल। ये हीट सप्लाइड है। आपसे पूछ रहा है कि आपको हीट एट हाई टेम्परेचर, आपसे सीधा पूछा गया कि फाइंड वर्क, आपको वर्क निकालना है। तो इफिशियंसी के लिए एक और फार्मूला जो होता है वो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड,
है ना। इफिशिएंसी का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर 400 हायर टेम्परेचर 500, हीट सप्लाइड आपको पता ही है, और यहाँ से जो है सो आप वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो भी डाटा आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना आपको। एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज इफिशियंसी इज 40%। तो से देखो, कभी भी कार्नोट इंजन जैसे बोलेगा फटाक से वैसा एक डायग्राम बना लेना है। जैसे ही आप डायग्राम बना लेंगे 50% प्रॉब्लम आपका वहीं खत्म हो जाता है, क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ एक औपचारिकता करनी है जो कि कैलकुलेशन है। क्लियर। तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बोल रहा है कि 40% रिसीव्स हीट एट 500 केल्विन। यानी कि ये जो कार्नोट इंजन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यही डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो कार्नोट इंजन है वो सोर्स से हीट जो है सो रिसीव कर रहा है, और उस सोर्स का टेम्परेचर, या बोल सकते हैं कि जहां से हीट को रिसीव कर रहा है वहां का टेम्परेचर है 500 केल्विन। अगर उसी की इफिशियंसी 50% होती, देन इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट, जब इफिशियंसी 40% है तब जो लोअर टेम्परेचर होगा, एग्जॉस्ट टेम्परेचर होगा, सिंक का टेम्परेचर होगा, वही टेम्परेचर 50% इफिशियंसी पर भी है। तो यहां समझो, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां सॉल्व कर रहे हैं। इफिशियंसी बराबर 1 माइनस TL बाई TH। देखो 40% इफिशियंसी का सीधा सा मतलब हो गया बाबू 0.4। 40% मतलब 40/100, 0.4 इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH कितना है 500। इस चीज़ को आप इधर ले लीजिए, माइनस TL/500 को इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, 0.4 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 0.6 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपको TL बराबर 300 केल्विन। 300 केल्विन निकल के आ जाएगा। अब यही लोअर टेम्परेचर पे, यही सिंक के टेम्परेचर पे, यही एग्जॉस्ट टेम्परेचर पे बोल रहा है कि इफिशियंसी जो है अगर 50% होती, यानी कि 0.5 होती, तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर को यही रखना है। तो बताओ कि हाई टेम्परेचर कितना होता। तो ये माइनस 300/TH, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0.5 को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 0.5 समझ रहे बात को। तो यहाँ से TH बराबर, यहाँ से जो है सो आपका TH बराबर हो जाएगा, आपको समझेंगे पहले। यहाँ पर 300 एक लिख लो एक बार, 300/TH इक्वल टू 0.5 है ना। 300/TH इक्वल टू 0.5। और यहाँ से अगर आपको TH निकालना है तो TH निकालने के लिए आप 300/0.5 लिख लेंगे, और जैसे 0.5 लिखोगे तो ये कैलकुलेट हो करके 300 का डबल करना पड़ेगा बाबू, तो ये आ जाएगा 600 केल्विन। जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो ये 600 केल्विन जो है वो आपको निकल के आ जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम का पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। 2 कार्नोट इंजन्स A एंड B आर ऑपरेटेड इन सीरीज। पिछले वीडियोस में हमने इस पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम किया, ये भी आपका जेईई का पूछा हुआ प्रॉब्लम है बाबू, है ना। तो सीरीज में 2 कार्नोट इंजन है, इंजन A और इंजन B, इस तरह से दोनों को जोड़ दिया गया। इंजन A जो है वो हीट को रिसीव कर रहा है, रिसीव्स हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर एट 600 केल्विन। इंजन A जो है वो हीट को रिसीव कर रहा है हाई टेम्परेचर से, यानी कि जिस टेम्परेचर से वो इंजन A हीट को रिसीव कर रहा है उस वहाँ का टेम्परेचर है 600 केल्विन, और रिजेक्ट कर रहा है टू अ रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला टेम्परेचर जिसको हम लोग थ्योरी में T2 बोलते थे, उसी को क्वेश्चन में T बोला है। बहुत सारे क्वेश्चन में T ही बोला है बीच वाले टेम्परेचर को, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इंजन B रिसीव्स हीट, है ना, रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A। ठीक है, रिसीव्स हीट फ्रॉम रिजेक्टेड बाय इंजन A। ठीक है, यानी कि इंजन B जो है वो उस हीट को रिसीव कर रहा है जो A इंजन है वो जिस टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट किया वहीं से इंजन B रिसीव कर रहा है। यानी कि A का लोअर टेम्परेचर या A का सिंक B के लिए सोर्स का काम करेगा, B के लिए हायर टेम्परेचर का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बोला टर्न्स इट रिजेक्ट टू अ रिजर्वॉयर एट 100 केल्विन, यानी कि इंजन B को इंजन A के सिंक से जो हीट मिला,
है ना, इंजन बी को इंजन ए के सिंक से जो हीट मिला सप्लाई के तौर पे, उसके बाद इंजन बी WB वर्क डन किया, करने के बाद कुछ जो हीट है उस हीट को Q3 हीट को ये इंजन बी रिजेक्ट कर दिया T3 सिंक में, यानी कि अपने सिंक में, जिसका टेम्परेचर 100 केल्विन था। तो हमने पढ़ा है बाबू कि जब सेम वर्क डन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन में, है ना, जब सेम वर्क डन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन में, तो हमने पढ़ा है कि उस केस में अरिथमेटिक मीन को फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों वर्क डन जब बराबर होता है तो अरिथमेटिक मीन को फॉलो करते हैं। मतलब बीच वाला टेम्परेचर, मतलब इंजन ए का सिंक और इंजन बी का सोर्स का जो टेम्परेचर होगा वो दोनों का, एकदम स्टार्टिंग का और एकदम लास्ट का जो टेम्परेचर है, दोनों के सम का आधा, यानी कि अरिथमेटिक मीन को फॉलो करता है। तो T2 निकल गया 350 केल्विन। T2 निकलने का मतलब आपको T का वैल्यू निकल गया 350 केल्विन। आपको दोनों इंजन की इफिशियंसी का रेशियो चाहिए, तो इंजन बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इंजन इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है बाबू 1 - T लोअर बट्टा T हायर। तो 1 इंजन बी के लिए लोअर टेम्परेचर है 100 केल्विन और हायर टेम्परेचर है अभी जस्ट निकाले हैं 350 केल्विन। तो 100/350 यानी कि 2 जो है यहाँ से कैलकुलेशन जब करिएगा तो 250/350 आ जाएगा। इंजन ए की इफिशियंसी निकालोगे तो 1 - T लोअर बट्टा T हायर। इंजन ए के लिए लोअर टेम्परेचर ये है, हायर टेम्परेचर ये है, सिंक ये है, सोर्स ये है। तो सिंक का यानी कि लोअर टेम्परेचर कितना 350/600 यानी कि 250/600। इंजन बी और ए को जब आप डिवाइड करेंगे तो इंजन बी की इफिशियंसी है 250/350 बट्टा, यहाँ पे लिखेंगे बाबू 250/600। 250 से 250 कैंसिल, 600 ऊपर चला जाएगा और 350 नीचे, कैलकुलेशन होके आ जाएगा 12/7। यही आपको क्वेश्चन में दे रखा था। ये एक आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने खूब किया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या हुआ कि एक ही ग्राफ को 3 बार पूछा, 2012, 2013, 2017। क्लियर? 12 और 17 दोनों में इसकी इफिशियंसी के बारे में ही चर्चा किया है। समझ रहे हैं ना? 12 और 17 में दोनों में क्या किया है, तो इसकी इफिशियंसी के बारे में ही चर्चा की गई है, ठीक है ना। लेकिन जो 17 है, 2017 में क्या किया गया था, 2017 में उसका सेम ग्राफ है, सेम 2012 में और 17 में इफिशियंसी पूछा और 2013 में क्या पूछा, तो हीट सप्लाइड पूछा, यानी कि इसी ग्राफ का एक टुकड़ा पूछ लिया गया। अब डिफरेंस क्या हुआ सो समझो। तो 2012 में जो इफिशियंसी से क्वेश्चन आया, सेम चीज है, इफिशियंसी दोनों में निकालना है। 12 में क्या लिखा, मोनो एटॉमिक गैस। 17 में क्या लिखा, 17 में लिख दिया हीलियम गैस। तो हीलियम गैस बोलो चाहे मोनो एटॉमिक गैस बोलो, बात बराबर है, हीलियम तो मोनो एटॉमिक ही तो है। दूसरी बात, 12 में जो इफिशियंसी निकलवाया गया तो उसमें आपको परसेंटेज के टर्म में बोल रहा था निकालने। इसका जो आंसर आता है, इफिशियंसी का आंसर आ जाता है 15.4% या फिर 0.154 अप्रॉक्स। क्लियर? तो ये 12 में जो आंसर निकलवाया परसेंटेज के टर्म में और 17 में जो आंसर निकलवाया तो ये डेसिमल के टर्म में खाली लिख करके छोड़ देना था। और इसमें जो है 2013 में बस इसका एक टुकड़ा पूछ लिया, खाली हीट सप्लाई पूछ लिया, वर्क डन आपसे नहीं पूछा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के रिपीट किया गया है। क्लियर? अब यहाँ देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन घुसा हुआ है ना, 1, 2 और 1, 3। देखो इफिशियंसी अगर निकालना है तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमको चाहिए वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में, है ना, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ अगर दिया रहेगा तो प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में जो एरिया होता है, किसी ग्राफ का जो एरिया होता है वही वर्क होता है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ ABCD कर्व या जो भी है साइकिल, ABCD साइकिल आप बोल सकते हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप P0 और यहाँ से यहाँ तक का गैप V0। तो P0 इंटू V0, तो एरिया हो गया P0 V0। तो यही आपके लिए वर्क भी हो गया, है ना, यानी कि W आप निकाल चुके हैं। अच्छा, अब आपको हीट सप्लाइड निकालना है
तो जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, ए से बी में देखना, ए से बी में हम ये देख रहे हैं कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ए से बी में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ए से बी में आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और आप देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि हीट का सप्लाई हो रहा होगा। यानी कि ए से बी में हीट का सप्लाई हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, जरा सी से डी को देखो। तो सी से डी में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सी से डी में भी आप पाएंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन सी से डी में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, और हीट और टेम्परेचर आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। तो हमको रिजेक्शन वाला हीट नहीं चाहिए फिलहाल क्वेश्चन में, हमको सप्लाई वाला हीट चाहिए, इसीलिए हम लोग सी से डी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम लोग आते हैं बाबू बी से सी पर। तो बी से सी में हम देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, बी के लिए भी प्रेशर 2P0, सी के लिए भी प्रेशर 2P0। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यहाँ देखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, गैलुजैक्स लॉ, ठीक है ना, गैलुजैक्स लॉ, गैलुजैक का नियम, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा बाबू तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हीट सप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ए से बी में हीट सप्लाई हो रहा था तो सी से डी में नहीं हो रहा था, वैसे ही बी से सी में हो रहा है तो डी से ए में नहीं हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे कि डी से ए में हीट जो है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, और अपने को ये नहीं चाहिए। तो क्रॉस, मतलब हमको दो प्रोसेस से मतलब है, ए से बी और बी से सी, बस इतना। इसलिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखो ए से बी में अगर बाबू आप हीट निकालना चाहते हैं QAB, ठीक है, तो ए से बी में आप ये देख रहे हैं कि ए से बी में क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला होता है NCV/dt, ठीक है, NCV/dt। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है बाबू, वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है NCV/dt है। NCV/dt जो आ जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो CV है, CV का फॉर्मूला होता है बाबू, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में CV का फॉर्मूला होता है FR/2, और CP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F+2 × R/2। क्लियर। CP का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है F+2 × R/2, इस तरीके से होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बाबू 3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 3। अब यहाँ देखेंगे क्या करेंगे आप, तो हीट निकालना चाहते हैं आप ए से बी का, तो N × FR/2 × dt। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ए से बी जा रहे हैं तो बी का टेम्परेचर फाइनल, ए का टेम्परेचर इनिशियल, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं TB - TA, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, यहाँ पर F/2 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, चाहे हीलियम गैस बोलेगा तो भी 3 क्योंकि वो भी मोनो एटॉमिक है, यानी कि 3/2 × NR TB - NR TA। क्यों किए ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो nRT में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो PV = nRT को लगा सकते हैं अपन, समझ रहे हैं ना बात को। तो NRTB, तो NRTB के जगह पे आप क्या लिखेंगे बताइए हमको। तो NRTB के जगह पे आप लिखेंगे PBVB - PAVA। तो B पॉइंट पे प्रेशर है 2P0 और वॉल्यूम है V0, तो 2P0 V0, 3/2 2P0 V0 माइनस
ए पॉइंट पे कितना, तो पी नॉट वी नॉट, तो ये आ जाएगा आपको टोटल 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। ये आपको हीट निकल गया ए से बी का। इसी तरह से आपको बी से लेकर के सी, है ना, ये जो बी से सी प्रोसेस है इसका भी हीट आपको कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करना होगा। और आपके पास जो है सो इसको देखो, बी से सी को अगर हीट को फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा रहे हैं बाबू, इसको मिटा रहे हैं। तो बी से सी का अगर आप हीट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बी से सी का हीट फाइंड आउट करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि बी से सी में कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है ना। बी से सी में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हीट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है बाबू NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी, है ना। बी से सी के लिए भी जो आपको हीट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बी से सी में हीट निकालना है तो NCP dt, ठीक है। और Cp का वैल्यू तो आप देख रहे हैं F+2 इंटू R/2, F+2 इंटू R/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 3+2 इंटू R/2, 3+2 5, यानी कि 5R/2। तो आप लिख सकते हैं 5/2, है ना, इंटू NR इंटू dt कितना, तो dt बी से सी, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल माइनस इनिशियल TC माइनस TB, तो NRTC माइनस NRTB, ठीक है। Cp की वैल्यू लिख लेंगे F+2 इंटू R/2, यानी कि 5R/2, N इंटू 5R/2 इंटू TC माइनस TB, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखोगे बाबू, PCVC माइनस PBVB, ठीक है। सी पॉइंट पे प्रेशर 2P0 और वॉल्यूम 2V0, यानी कि 4P0 V0, है ना। सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है आपको 2P0 और ये कितना है वॉल्यूम 2V0, यानी कि 4P0 V0, ठीक है। माइनस बी पॉइंट पे देखिए, तो बी पॉइंट पे 2P0 V0, ठीक है ना। बी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, तो बी पॉइंट पे आ जाएगा 2P0 V0, काहे कि बी पॉइंट पे प्रेशर 2P0 वॉल्यूम V0, तो यहाँ से 2P0 V0 और ये 2P0 V0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5P0 V0, 5P0 V0। तो आपका दोनों हीट निकल गया। अगर आपको सप्लाइड हीट चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो दोनों को जरा जो है वो ऐड कर देंगे आप, तो 3/2 प्लस 5, यानी कि ये टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5 दूना 10 3 13, 13/2 P0 V0। ये आपको आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर इधर से दूसरा टाइप का, इसी सेम क्वेश्चन का दूसरा टाइप है ये। अब ये दोनों चीज फाइंड आउट करना है, तो इफिशिएंसी बराबर वर्क डन कितना था जी, P0 V0, हीट सप्लाइड कितना आया 13/2 P0 V0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2/13। अब ये जो 2/13 है यही आपका, या तो इसको डेसिमल के टर्म में लिखना है जो कि आपको पूछा गया JEE 2012 में, है ना, सॉरी 17 में, तो आपको लिख सकते हैं आप 0.154, और 12 में परसेंटेज के टर्म में पूछा तो 15.4%। सेम प्रॉब्लम, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ था। JEE अपने ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, चलिए बाबू 4 5 6 3 क्वेश्चन तो एक ही में हम लोग देख लिए। वैसा ही जैसा अभी 4 5 6 देखें वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 8। बस वहाँ पे 2P0 तक था, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया, इसको भेज दिया 3P0 तक। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको JEE 2020 में आया है। अब आप देख सकते हो 12 13 17 20 सेम प्रॉब्लम सबको उठा के नौटंकी हो रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एन हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2, यानी कि 400 केल्विन पर, है ना। कोई हीट इंजन जो है इस तरीके का आप एक हीट इंजन फटाक से बना लेंगे, समझ रहे हैं बात को। ये इस तरह का हीट इंजन आप एक फटाक से बना लेंगे जो वर्क डन ऐसे दे रहा है ना। इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, और लोअर जो टेम्परेचर है इसको क्वेश्चन में T2 बोल रहा है, और T2 400 केल्विन पर है, और हायर टेम्परेचर को T1 केल्विन बोल रहा है, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, ये हॉट रिजर्वायर यानी कि सोर्स, ये कोल्ड रिजर्वायर यानी कि सिंक। फिर आपको बोला इट टेक्स 300 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर, यानी कि हीट सप्लाइड जो है वो कितना है 300 जूल का है, और रिजेक्ट कितना कर दिया,
तो रिजेक्ट कर दिया बाबू 240 जूल, मतलब साफ है कि वर्क डन कितना हुआ 60 जूल। क्लियर, वर्क डन कितना हुआ 60 जूल लिखा है ना, यानी कि 300 जूल हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, 300 जूल हीट को हॉट रिजर्वायर से लिया एंड डिलीवर्स 240 जूल ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर इन अ साइकिल, और कोल्ड रिजर्वायर में 240 जूल को भेज दिया, यानी कि 60 जूल का वर्क डन किया है, 60 जूल का वर्क डन किया है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हैं आप, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू 1 माइनस टी लोअर बट्टा टी हायर, यानी कि 400 बट्टा T1, और एक और फार्मूला पढ़े वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन है 60, हीट सप्लाइड है 300, 60 पंचे 300, यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, 0.2 को उधर भेज दिए तो 1 माइनस 0.2 और माइनस 400/T1 को इधर ले आए तो 400/T1, 1 में से 0.2 गया तो 0.8, तो T1 बराबर 400/0.8, और 0.8 में से यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, है ना, 0 पड़ेगा तो 8 पंचे 40, 500 केल्विन जो है सो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 2012, 13 और 17 का किया, एग्जैक्टली वैसे 2020 का है। क्लियर, इसको भी हम कर देते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, वर्क डन अगर निकालना है, अपने को इफिशिएंसी निकालना है तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन अगर निकालना है साइकिल का तो एरिया निकाल लो, यहाँ से यहाँ का गैप कितना 2P0 और यहाँ से यहाँ का गैप कितना V0, 3P0 माइनस P0, 2P0, 2V0 माइनस V0, तो 2P0 इंटू V0 वर्क डन हो जाएगा। और ये तो हम पहले देख चुके हैं कि ए से बी में हीट का सप्लाई हो रहा है, बी से सी में हीट का सप्लाई हो रहा है, सी से डी में हीट रिजेक्ट हो रहा है, डी से ए में हीट रिजेक्ट हो रहा है। अपने को सिर्फ सप्लाई वाला चाहिए, यानी कि ए से बी चाहिए और बी से सी चाहिए। तो ए से बी में कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो फार्मूला होता है वो होता है N इंटू FR/2, NCV/dt, यानी कि FR/2, और dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, TB माइनस TA। तो यहाँ लिखेंगे बाबू TB माइनस TA, TB माइनस TA। मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, तो हम लोग 3/2 को जरा बाहर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे nRTB माइनस nRTA, और PV इक्वल टू nRT, तो यानी कि nRTB को आप लिख सकते हैं PBVB, 3/2 PBVB माइनस PAVA, 3/2, यहाँ B पॉइंट प्रेशर 3P0, वॉल्यूम V0, 3P0 V0 माइनस A पॉइंट पे प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, तो P0 V0, ये हो गया 2P0 V0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 3P0 और V0, है ना। इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको चलो 2 मान लो। अब B से C का जरा हीट निकालना है, तो B से C में कांस्टेंट प्रेशर है, तो फार्मूला होता है NCP/dt, और CP जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि CP की जो वैल्यू होती है वो होती है F+2 इंटू R/2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 3+2 इंटू R/2, 5R/2, N इंटू 5R/2 इंटू TC माइनस TB। तो यहाँ से बाबू 5/2 को बाहर रखेंगे, nRTC माइनस nRTB, 5/2 बाहर है, nRTC यानी कि PCVC, PV इक्वल टू nRT ना, तो PCVC, तो C पॉइंट पे प्रेशर 3P0 और वॉल्यूम 2V0, यानी कि 6P0 V0 माइनस, अब B पॉइंट पे प्रेशर 3P0 और वॉल्यूम V0, तो ये हो जाएगा 3P0 V0, तो ये आ गया 3P0 V0, 3 इंटू 5 15, यानी कि 15P0 V0/2, इक्वेशन नंबर 3। द टोटल हीट सप्लाई निकालने के लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दीजिए, समझ गए ना। तो 3 दूना 6, 15 6 21, समझ गए, तो 21P0 V0/2 इतना आ जाएगा बाबू। अब वर्क डन आपको पता है, हीट सप्लाइड आप निकालिए लिए हैं, तो ये हो जाएगा 2P0 V0 बट्टा 21P0 V0/2, P0 से ये कट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 4/21 आ जाएगा, समझ गए ना, 4/21 निकल के आ जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेशन करिएगा, समझ गए, इसको जब पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो अप्रॉक्स में जो है सो आपको डाटा लगभग 19% मान करके चलिए,
इसको डिवाइड करके देख लेना, एक बार में 21 लगेगा, 21 जैसे लगाओगे तो 19 बचेगा, 190 आएगा, 190 जैसे आएगा तो 20 नमा 180 9 189, यानी कि लगभग आपको वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 19% इफिशियंसी जो है सो निकल जाएगा। क्लियर? तो जितना भी क्वेश्चन आपको बाबू कार्नोट इंजन से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन जेईई मेन और नीट के क्वेश्चन बैंक में था, हमने एक एक प्रॉब्लम को विथ अ डिटेल ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आने वाले टाइम में आपसे कार्नोट इंजन से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आ रहा, आप देख रहे हैं हमने लगभग 35-40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा बाबू, इसकी 100% गारंटी है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग हीट का सारा क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेंगे, नीट का भी और जेईई मेन का भी। नीट का क्वेश्चन बैंक के लिए हमने आपको पहले भी कहा है कि आप दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बेस्ट है। और जेईई मेन के लिए आप चाहें तो एमटीजी को भी ले सकते हैं और दिशा को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसे जेईई मेन के लिए मेरे हिसाब से एमटीजी ज़्यादा बढ़िया अभी लाया है और नीट के लिए दिशा का ज़्यादा बढ़िया है। दिशा वाले में एरर है ही नहीं, 1-2 जगह एरर है, जब वो क्वेश्चन पे हम आएंगे तो आपको हम दिखा देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक जगह एरर है, समझ गए ना, जहाँ पर क्वेश्चन में 200 वोल्ट दे रखा है लेकिन 220 वोल्ट वहाँ पे होना चाहिए था, तभी जा करके बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल 1980 वोल्ट आता है। ठीक है ना, ऐसे 200 वोल्ट के डाटा पर 1800 वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, तो वहीं पर एक जगह एरर है, बाकी सब ठीक है। उतना उससे ज़्यादा एरर एमटीजी पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक में है, उसमें तो काइनेमेटिक्स में एरर कर रखा है फर्स्टे में, शुरुआत के ही चैप्टर में। खैर उससे दिक्कत नहीं है, आप जो है सो क्वेश्चन बैंक्स को थोड़ा सा ले लें तो आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे आप वीडियोस देखें, क्वेश्चन करें, आप 100% गारंटी मेरी कि आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका, जो कि आपको जेईई मेन में और नीट में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है बाबू तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे काम को थोड़ा सा आप सपोर्ट दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के। थैंक यू।